भारत का नक्शा कभी आपने बहुत गौर से देखा है? अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो उसमें खनिज, जंगल और आदिवासी ये तीनों एक पर एक मिलेंगे। यानी उस नक्शे में ये तीनों एक ही जगह घेरते हैं। ये सब बचे हुए हैं क्योंकि आदिवासी बचे हुए हैं। आदिवासी बचे हैं क्योंकि उनके साथ अभी भी एक जलती हुई मशाल है। किसकी है वो मशाल? कौन जला गया था उन्हें और कब? ये आदिवासी कौन है? क्या 21वीं सदी के युवा बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि आदिवासियों के वजूद, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान और उनका संघर्ष क्या है? एक अहम सवाल हमारा है कि इस देश का मालिक कौन? या इस सवाल को यूं पूछें कि इस देश की जल जंगल जमीन पर पहला हक किसका है? विकास के नाम पर किसका हक छीना जाता है और किसका विकास किया जाता है? ऐसे अनगिनत सवालों का जवाब एक आदिवासी, एक मूल निवासी 20वीं सदी की शुरुआत में ही दे गया था कि यह सब हमारा है और इससे छीनने वाले हर एक शख्स के खिलाफ हम जारी रखेंगे उलगुलान। यह उलगुलान क्या होता है? क्या आज भी यह उलगुलान जारी है? इस उलगुलान के बारे में नई पीढ़ी के लोग कितना जानते हैं? इन सभी सवालों के बरक्स आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा पर। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे कभी मरते नहीं। मैं भी मर नहीं सकता। मुझे जंगलों से कोई बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। हरि सिंह मीणा की इस कविता के आखिर में आए लफ्ज उलगुलान का मतलब है क्रांति, और इस क्रांति रूपी उलगुलान को लाने वाले नायक का नाम है बिरसा मुंडा। कितना जानते हैं आप बिरसा मुंडा के बारे में? 21वीं सदी में अगर हम बात करें तो हमारे पास कितनी किताबें हैं, कितनी जगह पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, कितनी जगह इनके बारे में बताया गया कि बिरसा मुंडा कौन थे, उन्होंने किन की लड़ाई लड़ी, वो किस तबके से आते थे, उस तबके की क्या क्या मुश्किलें थी। इन सारी बातों पर बातचीत नहीं की गई है। इसके चलते आप ये देखेंगे कि आदिवासी समाज को लेकर के एक बहुत उथली सी समझ बना दी गई है। जब हम बिरसा मुंडा पर बात करते हैं तो लेखकों के जरिए यह महसूस हुआ कि मुंडारी और संथाली भाषाओं के लोकगीतों और अंग्रेजों के कुछ सरकारी दस्तावेजों के अलावा बहुत ठोस कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे आप पूरे बिरसा मुंडा का चित्र खींच सकें। बिरसा की तीर कमान ने जितना इतिहास लिखा, उसे इतिहास लिखने वाली कलम पूरा दर्ज तक न कर सकी। कलमों ने तीर और कमानों के साथ दगाबाजी की, और यह दगाबाजी केवल बिरसा तक नहीं रही, पूरे आदिवासी वजूद, पूरी अस्मिता, पूरी पहचान और आदिवासी संघर्ष के साथ यह दगाबाजी की गई। हम बिरसा या पूरे आदिवासी समाज को उस दगाबाजी के साथ देखने के लिए मजबूर हैं। आदिवासियों ने सदियों से जो लड़ाइयां लड़ी, उन्हें सालों में किताबें लिखने वाले इतिहास की कलमें भूल गई। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। बिरसा का पहला रेखा चित्र जो मिलता है, अक्सर आप देखे होंगे ना, एक पगड़ी बांधे, आधा नग्न बदन, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। वो 1940 के झारखंड में रामगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रकाशित होने वाली स्मारिका में प्रकाशित हुई थी। उस स्मारिका में जीएस सोंधी का लेख आया था बिरसा मुंडा के ऊपर। उस लेख के साथ पिसेल नामक चित्रकार ने इस चित्र को बनाया था और वो प्रकाशित हुआ था। 5 फुट 4 इंच की साधारण सी कटकाठी का एक शख्स, जिसकी कुल जिंदगी मात्र 25 साल की रही। पहले वह झोपड़ी से निकलकर जंगल, जड़ी बूटी और आदिवासियों के वजूद का जानकार एक डॉक्टर बनता है। फिर धीरे धीरे धरती आबा, फिर वीर बिरसा और फिर बनता है बिरसा भगवान। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर के चलखण गांव में करमी मुंडा और सुगना मुंडा के घर हुआ।
इनकी 5 संतानें थी, जिनमें 3 पुत्र कोता, बिरसा और कान्हू और 2 बेटियां दस्कीर और चंपा थी। भारत का नक्शा, फिर से मैं कह रहा हूं, भारत के नक्शे को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें सबसे पुराना भूखंड अगर कोई है तो वह छोटा नागपुर का पठार। यह पूरे भारत देश के भूगोल का केवल 2% हिस्सा कवर करता है, लेकिन पूरे भारत के खनिज संसाधनों का 30% हिस्सा इस 2% वाले छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। पूरी लड़ाई, पूरे वजूद की लड़ाई, आदिवासियों का संघर्ष इसी खनिज संपदा और जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। इस इलाके में संथाल, मुंडा, उरांव, हो जैसी तकरीबन 30 से अधिक जनजातियां रहती हैं और बाहर से आए हुए लोगों को ये जनजातियां कोल का प्रयोग करती हैं और बाहरी लोगों को इस जनजाति के लोग दिकू कहते हैं। इसमें मुंडा जनजाति, जो अपने आप को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ती है, 2000 साल से रहते हुए आने का दावा करती है और इस पूरे इलाके में खेती की शुरुआत की बात करती है। कई जगह तो जिक्र मिलता है कि मुंडा दरअसल गांव का एक पद नाम है, जैसे कुछ और पद नाम थे, महतो, दीवान, पुरोहित, गतवार जैसे। इस पूरे इलाके में जो आदिवासी समाज है उसका धार्मिक विश्वास यह है कि वो एक ईश्वर की उपासना करता है, जैसे वो सिंगा बोंगा कहते हैं। बोंगा का अर्थ यहां आत्मा से है। सिंगा बोंगा, देवसाली बोंगा, बारांडा बोंगा, चांदी बोंगा, ओरा बोंगा, ऐसे तमाम कुल देवताओं का जिक्र है। यहां किसी भी तरह के धार्मिक, जिसे सनातनी धर्म कहते हैं, उसके कोई देवी देवता का जिक्र आप नहीं पाएंगे। यहां कुल देवता का प्रतीक संस्कृति के रूप में चलता है। इनका पूरा रहन सहन, इनकी पूरी मान्यताएं, इनका पूरा सांस्कृतिक कलेवर किसी भी धार्मिक खांचे में फिट नहीं बैठता। इनके अपने पर्व जो होते हैं, मांगे पर्व और फागु पर्व इनका सबसे प्रमुख है। सरहुल, होनबा पर्व, करम, इन सभी प्रकृति पूजा और खेती और मौसम, फूल, फसलें, इनसे जुड़े हुए लोक त्योहार इनके यहां मनाए जाते हैं। इनके यहां मुख्य भोजन चावल और चावल से पका हुआ मादक पेय हड़िया ज्यादा प्रसिद्ध है। हड़िया की शराब, और इस शराब के बारे में एक किस्सा प्रचलित है कि धीरे धीरे शराब का प्रचलन बढ़ता गया, तो बाद के कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि इस शराब के बनाने वाले मालिक धीरे धीरे संपन्न होते गए और इस शराब को पीने वाले आदिवासी धीरे धीरे विपन्न होते गए। इस पूरे तबके में मुख्य भाषा संथाली और मुंडारी है। इस इलाके की अगर बात करें तो बिरसा मुंडा का विद्रोह कोई पहला विद्रोह नहीं था। विद्रोह की चेतना, अपने जल जंगल जमीन और अपने वजूद को बचाने का यह संघर्ष यहां पुराना है। छोटा नागपुर में विद्रोह की परंपरा 1787 से ही शुरू मानी जाती है और 1800 ईस्वी में यहां पर चेरो विद्रोह हुआ। 1807 से लेकर के 1920 के दरमियान तामाड़ में मुंडा आंदोलन हुआ। 1832-33 में कोल विद्रोह हुआ। 1834 में भूमिज आंदोलन हुआ। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ, जिसमें सबसे प्रसिद्ध उस पूरे विद्रोह के नायक थे, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, सिद्धू कान्हू। फिर ठहर करके पूछता हूं, कितना सुना है आपने सिद्धू कान्हू का नाम? ये सवाल है इस पूरे आदिवासी वजूद पर बात करते हुए। 1875 से लेकर के 1890 का जो दौर था वो छोटे नागपुर में सरदार आंदोलन का दौर है, जो दरअसल मिशनरियों को अपना हितैषी मानते थे। इस्लामी मिशनरियों का काम इस इलाके में 1851 से शुरू हो गया था। बिरसा मुंडा का खुद अपना परिवार भी धर्मांतरण किया और बिरसा का भी बपतिस्मा बोरजू में हुआ था। उनके पास ये पूरे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि इस्लामी मिशनरियां आदिवासी इलाकों में बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देती हैं और धर्मांतरण उनका एक बहुत बड़ा टूल था। अरुंधति राय अपने सबसे प्रसिद्ध लाइन में एक जगह लिखती हैं कि पहले वो आए तो उनके पास बाइबल थी, हमारे पास जमीन। आज हमारे पास बाइबल है, उनके पास जमीन। ये लड़ाई देखिए किस तरह से जमीन से जुड़ी हुई है। इन सब के खिलाफ धीरे धीरे बिरसा मुंडा का पूरा कलेवर बनता है। वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, चाईबासा में पढ़ने जाते हैं और वहां उन्होंने पहला राजनीतिक बयान दिया, टोपी टोपी एक है, अर्थात साहब साहब एक।
ये जो देसी साहूकार, जमींदार और शोषण करने वाले लोग हैं, और ये जो विदेशी लोग हैं, ये सब साहब साहब एक हैं, यानी टोपी टोपी एक हैं। चाहे वो मिशनरियां हो, चाहे वो देसी यहाँ के अधिकारी। चाईबासा छोड़ते हुए यह जो नारा दिया वहां से बिरसा मुंडा ने, और उसके बाद मुंडा धर्म ग्रहण किया, और यहां से आप देखेंगे कि वो ईसाई मिशनरियों से एक विद्रोह, एक मोहभंग की स्थिति में आते हैं। एक बार जंगल से बिरसा गुजर रहे थे और उनके ऊपर बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली गिर गई है, जिनसे उनका जो रंग पहले गोरा हुआ करता था वो रंग सांवला हो गया, और उनके अंदर एक अप्रत्याशित प्राकृतिक और दैवीय ताकत आ जाती है, और वहीं से उस पूरे इलाके में वो बिरसा भगवान माना जाना उन्हें शुरू कर दिया जाता है। पहले वो धर्म गुरु बनते हैं, फिर वो डॉक्टर बनते हैं। कहा यह जाता है कि एक किस्से में ये मिलता है कि वो छू करके देसी तरीके से चेचक का इलाज कर देते हैं, और वो एक डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो बिरसा मुंडा एक चाईबासा से निकला हुआ एक व्यक्ति, फिर वो धर्म में आता है और एक अवतारी शक्ति बनता है, फिर वो डॉक्टर के जरिए एक दैवीय शक्ति के साथ डॉक्टर की शक्ति भी जुटाता है, और फिर वो उस पूरे इलाके में जल जंगल जमीन से लेकर अपने वजूद की लड़ाई का अगुआ नायक, यानी पॉलिटिकल लीडर भी बनता है। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 में पारित कर दिया था। उस एक्ट के जरिए जो दिक्कत आ पड़ी थी वो ये थी कि आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार आदिवासियों पर अपनी व्यवस्थाएं थोपने लगी। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वे गांव जहां वो सामूहिक खेती किया करते थे उसे जमींदारों और दलालों के बीच बांट दी और राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। उसके बाद अंग्रेज और जमींदार महाजन ये सब मिल करके अंग्रेज सारे आदिवासियों का शोषण करने लगे, और शोषण का स्तर कई गुना ज्यादा बढ़ गया। एक जगह किताब में लिखा है कि उस समय लोक गीतों में यह गाया जाने लगा, घने जंगलों में कौन ताली बजा रहा, घने जंगलों में बिरसा ताली बजा रहा, बिरसा ताली बजा रहा। भालू, जंगली भैंसें, हिरन, हाथी, घोड़े सब समझ रहे, लेकिन इंसान नहीं समझ रहा। इस किस्से के पीछे कहानी यह है कि यह जो कई स्तर का शोषण आदिवासी तबके के ऊपर होने लगा था, उसमें अंग्रेज, उसमें यहाँ के प्रशासक, जमींदार, साहूकार सब मिल करके आदिवासियों का शोषण करने लगे थे। बहुत गहरा शोषण, जिसके खिलाफ वह जो ताली बजाने का प्रतीक है जंगल में, वो बिरसा का है। तो जंग आजादी की पूरी परंपरा सीधू कानू, तिलका मांझी और बिरसा मुंडा तक आती है, जबरिया पहाड़ी जबरिया तक आती है, बाद में वो जयपाल सिंह मुंडा से जुड़ती है। लेकिन मैं 21वीं सदी की युवाओं से पूछूंगा कि आपके पाठ्यक्रम में, आपकी किताबों में, आपकी लाइब्रेरी में या पब्लिक डिस्कोर्स में बिरसा मुंडा कहां है? उस पूरे पृष्ठभूमि में बिरसा मुंडा पूरे राजनीतिक आंदोलन की अगुवाई करते हैं। 6 अगस्त 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई छेड़ दी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, यानी आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति बचाने और सहेजने का ये जो आगाज था जंग का, इसे नाम दिया बिरसा ने उल गुलान। और उसने उलगुलान के आगाज करते हुए बिरसा ने एक और नारा दिया था, अबुआ देशम अबुआ राज, यानी हमारा देश तो हमारा राज। और उस समय बिरसा ने जब संबोधित किया था, यह दौर 1895 के बाद का है, और उस समय बिरसा ने एक पहाड़ पर खड़े होकर के अपने लोगों को संबोधित करते हुए एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स अपनाई, और उसने ये कहा कि आसमान से आग बरसने वाली है, जो मुंडा मेरे साथ नहीं खड़ा होगा वो उस आग में जल जाएगा, जो मेरे साथ खड़ा होगा वो उस आग को बुझाने में हमारे साथ खड़े होगा। और उसका प्रभाव यह पड़ता है कि आदिवासी तबके और संथाल और मुंडा जनजातियों के बीच से तकरीबन हजारों लोग उस गुरिल्ला युद्ध में शामिल होते हैं, जिसकी अगुवाई बिरसा मुंडा कर रहे होते हैं। और हाथ से बने हुए तीर, कमान, बर्छी, कुल्हाड़ी, गुलेल, इन सब को लेकर के लोग शुरू कर देते हैं वो लड़ाई, जिसने पूरे आदिवासी वजूद में एक मील का पत्थर साबित किया। 1896-97 का दौर आता है और 1899 से 1900 का दौर। इस दो दौर में उस पूरे इलाके में बहुत खतरनाक और भयानक अकाल पड़ता है।
और बिरसा अपने पूरे अनुयायियों के साथ उस अकाल में मनुष्यता की सेवा करने में खड़े हो जाते हैं। सामाजिक न्याय की पाठशाला आपसे यह कहती है कि इसमें जितने आइकॉन हैं आप देखिएगा उनके कोर में, उनके जहन में मोहब्बत है, मनुष्यता है। पुलिस, जमींदार और जागीरदार कई गुना कर वसूलते हैं उस अकाल के समय में भी, और उस समय फिर लोगों के जहन में विद्रोहपन अपना और तेज होता है। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लगातार युद्ध होता रहा। बिरसा और उनके अनुयायियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तागा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से होती है, और उसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, और उसके विरोध में 1898 में सिम्बुआ की सभा जो बहुत प्रसिद्ध है, इसमें बिरसा ने लड़ाई को धार्मिक आधार पर मजबूत करने की बात करके किया, जिसे लोगों ने नकार दिया। यहां से उलगुलान और मजबूत होता गया। यानी धर्म से कोई अवतार नहीं आएगा बचाने, हमारे बीच से जो अवतार है वो हमें बचाएगा। जनवरी 1900 में उलिहातू के नजदीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर दिक्कुओं के विरोध में बिरसा संबोधित कर रहे होते हैं। तभी कुछ साजिशों के तहत अंग्रेज वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर भीषण संग्राम होता है। भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं और आदिवासी बुजुर्ग मारे जाते हैं। आखिर अंग्रेजों के पास बंदूकें थी और आदिवासियों के पास हाथ से बने हुए तीर, बर्छी, गुलेल, और इस गुलेला युद्ध में बंदूकों का सामना कितनी देर तक तीर कमान कर पाते। अंत में 3 फरवरी 1900 को बिरसा को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जेल जाते जाते बिरसा अपने लोगों से कहते हैं, जो आज भी वहां के मुंडारी लोकगीतों में गाया जाता है, कि मैं तुम्हें अपने शब्द दिए जा रहा हूं, मैं तुम्हें अपने शब्द दिए जा रहा हूं, उसे फेंक मत देना, अपने घर या आंगन में उसे सजो कर रखना, मेरा कहा कभी नहीं मरेगा। उलगुलान, 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 ये शब्द मिटाए न मिटेंगे, बरसात में बढ़ने वाली घास की तरह ये बढ़ते जाएंगे, तुम सब कभी हिम्मत न हारना, उलगुलान जारी रहेगा। इसे मैंने अश्विनी कुमार पंकज की आदिवासी शहादत नामक किताब से उद्धृत किया है। 9 जून 1900 को बिरसा ने रांची के कारागार में अंतिम सांस ली। कहा तो यह जाता है कि उन्हें हैजा हुआ, लेकिन उनकी मौत बहुत संदिग्ध है। जेल के सफाई कर्मियों के हाथों से उनको जलवाया गया और बेइज्जत किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और आजाद भारत में अब बिरसा फिर से पैदा होते हैं। संसद में उनकी तस्वीर लगती है, एकमात्र आदिवासी। बिरसा के बाद आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन उसका असर गहरा रहा। नवंबर 1902 में गुमला प्रखंड की स्थापना हुई, 1 दिसंबर 1905 में खूंटी प्रखंड की स्थापना हुई, और 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, और आदिवासी लोगों को इन क्षेत्रों के विशेष क्षेत्र घोषित किया गया, और बाहरी लोगों की पाबंदी इसमें घुसने से रोक दी गई, और आदिवासियों को जमीन का हक, एक बुनियादी हक मिल गया। महाश्वेता देवी अपने एक प्रसिद्ध उपन्यास में, जो जंगल के दावेदार है, उसके आखिर में कहती हैं, हमारा युग आ गया है, तुम लोगों को मैं देश लौटा दूंगा, हमारे राज में खेत खेत के बीच में कोई मेड़ नहीं होगी, पूरी धरती सबकी होगी, पूरी खेती एक साथ होगी, सारी खेती सबकी होगी, अगर उठाकर हाथ में कोई फसल दे भी दे तो मेरे राज में कोई मुंडा अकेले मालिक न होगा, मेरे राज में लड़ाई न होगी, सबका न्याय का राज होगा, हमारे पुरखों ने जिस तरह न्याय का राज किया हम वैसे राज करेंगे, लाठियों और हथियारों से राज नहीं चलाएंगे। आज भी बिरसा मुंडा उस पूरे आदिवासी वजूद के साथ संघर्ष करते हुए उलगुलान में जारी हैं, अपने हाथ में मशाल लेकर के। 15 नवंबर सन 2000 को जब झारखंड राज्य की स्थापना होती है, तो ऐसा लगता है कि बिरसा के उस जारी उलगुलान को एक पड़ाव पर जीत महसूस हुई। लेकिन साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब आदिवासियों की जल जंगल जमीन के लिए छीनने का फरमान जारी हुआ, उन्हें कागज दिखाने को मजबूर किया गया, तब लगा कि उलगुलान आज भी जारी रखना होगा। तमाम रिपोर्ट कहती हैं कि इस पूरे इलाके में जहां खनिज संपदा पूरे भारत की 30% है, वहां कुपोषण के शिकार बच्चे और खून और हीमोग्लोबिन की कमी की शिकार महिलाएं आज भी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं।
यानी विकास जो किया गया वो उन लोगों के खनिज संपदाओं को छीन कर किया गया, और विकास के नाम पर फायदा हुआ शहर में रहने वाले अपर कास्ट, अपर क्लास, पुरुष संपन्न शहरी लोगों का। और इसकी बलि चढ़े विकास की वो लोग आज भी कुपोषण के शिकार हैं, उनके बच्चे आज भी अशिक्षा और बेकारी के शिकार हैं, उनके युवा आज भी हीमोग्लोबिन, खून और अपने वजूद से वंचित है उनकी महिलाएं। आज इसीलिए बिरसा के हाथ की मशाल उस पूरे आदिवासी वजूद के उलगुलान के लिए प्रेरित करती है। जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई आज भी जारी है। मैं जाते जाते ये सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो मूल निवासी जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ते हैं, जो जल जंगल जमीन के रखवाले हैं, जिन्होंने इस देश के पर्यावरण को बचाया है, जिन्होंने इस देश में खेती किसानी को बचाया है, आज उनके साथ अगर इतना भेदभाव हो रहा है तो उनके बीच के नायकों को अपने राष्ट्र नायक के रूप में क्यों नहीं पढ़ा? आपके सिलेबस की किताबों, आपके पाठ्यक्रमों और आपके सड़क चौराहे की बहसों में आदिवासियों के बारे में कितनी बातें आप जानते हैं? और हाल के दिनों में जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अब जनगणना में अपने धर्म के आगे हिंदू नहीं लिखेंगे, हम आदिवासी हैं, तब लगता है कि बिरसा की मशाल आज भी जल रही है। उन्हें वनवासी कहकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें हिंदू बनाने पर आमादा है। बिरसा की जलती हुई मशाल उन्हें कहती है कि तुम आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं हो। वह मशाल आज भी जारी है। बिरसा मुंडा आज भी उनके संघर्षों में, उनके ख्वाबों में, उनकी यादों में जिंदा है। लेकिन एक एहसान फरामोश देश की तरह 21वीं सदी के युवाओं को यह जानने ही नहीं दिया गया कि राष्ट्र निर्माताओं की श्रृंखला में बिरसा मुंडा कहां खड़े होते हैं। आप देख रहे थे सामाजिक न्याय की पाठशाला। आपको ये पाठशाला कैसी लगी अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा, और अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबाइएगा। सामाजिक न्याय की पाठशाला ऐसे ही जारी रहेगी और नए राष्ट्र निर्माता बहुजन नायकों के साथ जल्दी ही भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।